नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अब लगाया उड़ीसा पर जोर। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे भुवनेश्वर, विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। कहा, उड़ीसा में कांग्रेस पस्त, बीजेडी अस्त। 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के ठिकानों पर रेड में मिला नोटों का पहाड़। 33 करोड़ की बरामदगी। कांग्रेस पर उठे सवाल। राहुल गांधी की टिप्पणी से भड़के वाइस चांसलर्स। देश भर के 200 से अधिक वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी को लिखा खुला पत्र। कानूनी कार्रवाई की उठाई मांग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से के कविता को लगा बड़ा झटका। ईडी सीबीआई दोनों ही केस में के कविता की जमानत याचिका हुई खारिज। पीओके को भारत में मिलाने के मुद्दे पर भारत को ही चेतावनी देने लगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, उसके पास एटम बम। साथ ही पुंछ हमले पर विपक्ष हुआ हमलावर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 400 सीटों का प्रण लेकर पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की। पीएम मोदी इन दिनों जबरदस्त चुनावी प्रचार में जुटे हैं और अब अपना पूरा जोर उड़ीसा में लगा दिया है। 2 दिन के दौरे पर उड़ीसा पहुंचे पीएम मोदी ने आज उड़ीसा के बहरामपुर और नवरंगपुर में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि उड़ीसा को पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेडी ने लूटा। उन्होंने कहा, दिल्ली में भगवान जगन्नाथ का जो बेटा बैठा है ना, वो जरूर काम करेगा। बड़ा प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि उड़ीसा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ उड़ीसा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है। 4 जून पर यहां की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। मैं आज सबको बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। पीएम मोदी की ये भविष्यवाणी कितना दम है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा भी गए, भाषण भी दिया, लेकिन जिस तरीके से आप बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी पार्टियों के बीच जो वार्तालाप का जो स्तर है, वो स्तर उड़ीसा में नजर नहीं आ रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब चुपचाप काम करते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और लगातार उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है। किसी को पता बताइए कि अदना सा चीफ मिनिस्टर, वो भी मेयर से थोड़ा सा ज्यादा पावर, दिल्ली में बैठा हुआ, कितना तमाशा होता है। इतने बड़े राज्य में पटनायक साहब ने अभूतपूर्व काम किए। आप इसका अंदाजा बस ये लगा सकते हैं कि लोग इतने खुश हैं वहां पे कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां कांग्रेस पार्टी और बीजेडी के बीच ट्रेडिशनल लड़ाई चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी वहां पे थी ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं 2014 के बाद से उड़ीसा पे ध्यान गया है। आज वहां मैदान छोड़ के भाग रहे कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको चैलेंज करना था, लेकिन स्थिति ये बन गई है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे खत्म हो चुकी है। देश में इस तरह का कोई विवाद नहीं चल रहा। मीडिया में भी देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहां पे असेंबली इलेक्शंस भी साथ में हो रहे हैं। 5 साल के लिए सरकार भी बनेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी तो कैंपेन करने के लिए गए हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन पटनायक साहब का जो विकेट जो है ना, वो बहुत अंदर तक गड़ा हुआ है। पटनायक साहब को हिलाना, उसके लिए अभी बीजेपी की तैयारी उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, लोकसभा में आप सीटें जीत के आओगे क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी को वोट करने के लिए वहां पे सांसदों को जिता के भेज सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात सच हो जाए तो ये मिरेकल होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यही है, पटनायक साहब को हिलाना आसान काम नहीं है।
जी, अब बात करते हैं कांग्रेस के खजाने की। झारखंड में एक बार फिर से नोटों का पहाड़ मिला है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत आज 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी में ईडी को नोटों का पहाड़ मिला। बड़े पैमाने में कैश मिलने के बाद अधिकारी नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंचे। 30 करोड़ की रकम बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे ठिकाने से 3 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, पर नकदी और बढ़ने की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, नौकर के घर से इतना ज्यादा नोटों का पहाड़, तो मालिक के घर क्या होगा? देखिए, मालिक तो छोटा अभी, वो भी किसी का नौकर है। पूरा मालिक तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी का खजाना है। अब तो टाइमिंग इसकी देखिए, ये कहां गए राहुल गांधी अब नहीं बता रहे। एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करवाने के बाद हम जिसके पास धन होगा उसको निकाल करके गरीबों में बांट देंगे। तो राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं का ही एक्सरे करना चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट करना चाहिए आपको। लूट के बर्बाद कर डाला है इन लोगों ने। झारखंड में ये दूसरा जो है धन कुबेर मिला है। नौकर की सैलरी 15,000 रुपए महीने, वो भी इलीगल है, और उसके घर पे आपने करोड़ों रुपए रख दिए। अभी कुछ दिन पहले वो धीरज साहू क्या मिला था, वो भी कांग्रेसी सांसद, ये मंत्री। और राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे मीडिया में बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव? इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये सब मुद्दे उठाने के लायक बचा कोई क्या? कोई बचा? और ये आलमगीर, नाम भी आलमगीर है। आलमगीर आकर के उसने तो एक और नई बात कह दी। मीडिया वाला ने माइक थमाया, उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ जो सेक्रेटरी है उसके नौकर के यहाँ इतना माल मिल रहा है, क्या हो रहा है ये? तो उसने कहा कि देखिए, हमको भी अभी मालूम चला है मीडिया से ही, तो ये सिर्फ मेरे यहाँ थोड़ी काम करता था। उसने कही ये बात। उसने कहा कि मेरे यहाँ सेक्रेटरी बनने से पहले और भी मंत्रियों के यहाँ सेक्रेटरी रहा है। मतलब हम तो चोर ही, बाकी सब भी चोर है। क्या हो रहा है ये? लेकिन बात ये नहीं है। ईडी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि ये टेंडर और ये वो घोटाला है, नहीं। कितने घटिया तुच्छ किस्म के लोग हैं ये देश सेवा करेंगे, नई राजनीति लाएंगे। घटिया सड़क छाप। ईडी को वहां चिट्ठियां मिल रही हैं, उस वीडियो को ऐसे बदल दो। लिस्ट कांग्रेसी नेताओं की पैसे के साथ लिस्ट है कि इसका ट्रांसफर यहां से यहां कर दो, इसका ट्रांसफर यहां से वहां कर दो। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे खा रहा था ये लोग। देश सेवा करेगा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास देखिए ये तमाम विपक्ष और ये पत्रकारों का जो एक गैंग है, लेफ्ट लिबरल कबाल। ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब बताओ ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि सही इस्तेमाल हो रहा है? चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, ये चलेगा नहीं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, तो झारखंड में एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान से नोटों का पहाड़ निकल रहा है, और इधर मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी नए विवाद में फंस गए हैं। राहुल गांधी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति पर दिए गए बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। देश के लगभग 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सभी ने साझा बयान जारी कर राहुल गांधी के आरोपों की निंदा की है। कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविदों ने साझा बयान में कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। क्या नई मुसीबत में फंस गए हैं राहुल गांधी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये जेएनयू, डीयू, हैदराबाद, अलीगढ़ के प्रोफेसर लोगों के साथ, वो भी वामपंथी टाइप के, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो जो कुछ बातचीत चाय पीने के दौरान, खाना खाने के दौरान, क्लब में
पार्टी करते वक्त जो आपस में वार्तालाप करते हैं वही बातें वो आकर के मीडिया में बोल देते हैं। क्या ये कहते आ रहे हैं वीसी का जो चुनाव हो रहा है वो मनमाने तरीके से हो रहा है, आरएसएस वालों को बिठाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इतनी अकल राहुल गांधी में नहीं है। ये जेएनयू वाले बैठते होंगे ना कि बताइए हमने ये किताब लिखा, ये वो सारे चीजें, और वो कि संगी लोगों को नौकरी मिल रही है। अरे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के 4 सरकारें जो आई लगातार 2-3 दशक तक, देश में आपने वामपंथी टाइप के जिहादी किस्म के मुस्लिम शिक्षा मंत्री को रखा। आप नोट कीजिए, चुन चुन के हर जगह उसको बिठाया गया। इमरजेंसी में वामपंथियों का साथ लेने के लिए जेएनयू के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया। वहां पे तमाम देश भर के ये थके हारे वामपंथियों को वहां पे नियुक्ति दी गई, उसको वामपंथ का एक केंद्र बनाया गया। तब समझ में नहीं आ रहा था आपने कौन कौन से लोगों को वाइस चांसलर बनाया, उसकी लिस्ट लेकर के अगर बैठ जाए मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी कांग्रेस पार्टी। तो आपको देश आगे चलाने की अगर मंशा है, ऐसे ही अटखेली करनी है, कॉमेडी करना है, तब तो कोई बात नहीं है। तब तो इन वाइस चांसलर्स वगैरह से भी मैं गुजारिश करूंगा कि भाई वापस कर लो। ऐसी मजाकिया किस्म का व्यक्ति है। और अगर आपको इफ यू आर रियली सीरियस कि आप इस देश को किसी रास्ते पे लेकर के जाएंगे, तो ही मस्ट स्टॉप दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। आपने एक ही ब्रश में देश भर के तमाम वाइस चांसलर्स की डिग्निटी को आपने हैम्पर किया है। एक साथ आपने कह दिया कि सब जितने भी वाइस चांसलर्स हैं देश में वो सब नालायक हैं, संगी है, हाफ पैंट पहनते हैं और पता नहीं क्या क्या। ऐसे राजनीति नहीं की जाती है। जी, अब बात दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी, जिसमें मनीष सिसोदिया के बाद के कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सीबीआई और ईडी के केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज कावेरी बाबेजा ने कहा कि उन्हें राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है। ईडी का आरोप है कि के कविता शराब कारोबारियों के गुड साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य थी। साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले आपको 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है कि कविता मुख्य साजिश करता है। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर के कविता को जमानत दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में साफ साफ इनकी जो दलीलें हैं उसको रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि अभी टाइम नहीं है, और वाकई टाइम नहीं है। एक बार चार्जशीट हो जाए, सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाए और उसके बाद रिहाई की मांग हो तो बात समझ में आ रही है। लेकिन खतरा बढ़ रहा है। आफ्टर ऑल शी इज अ मदर, शी इज अ लेडी। ये घोटाले में सरकारी गवाह बनने की भी खबर आ रही है। भाई कब तक आप लड़ पाते हो? तब तक आपको ये वकील ये कहते रहते हैं कि भाई आप जो है जीत सकते हो, कोई संभावना है, आप जो है दोष मुक्त होकर के निकल जाओगे। लेकिन जैसे जैसे ये जो घटाएं, जो काली घटाएं जो है दिमाग को घेरने लगती हैं, जब ऐसा लगता है कि भाई यू आर लूजिंग, तब कई सारे लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, कबूल कर लेते हैं और ऐसे में माफी भी मिल जाती है। अब इनके ऊपर आरोप लगा है कि भाई आप साउथ लॉबी को लीड कर रही थी, केजरीवाल को 100 करोड़ पहुंचाने का काम आपने किया। सिर्फ आपने ये काम ही नहीं किया, बाकी लोगों को भी कहा कि भाई 5% तुम दो, 5 लाख 5 करोड़ तुम दो, 10 करोड़ आप इकट्ठा भी कर रही थी। विजय नायर के साथ आपके संबंध है। भाई कोई आपका क्लासमेट होता, फोन नंबर व्हाट्सएप चैट उनके साथ होता तो बात भी समझ में आती। ये व्यक्ति जो है वो हर जगह घूम घूम के बता रहा है कि हम केजरीवाल के आदमी हैं, शराब के ऊपर जितना भी डील करना है तो उसके साथ भी आपके रिश्ते निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ये सबूत है, साक्ष्य है, मैटर ऑफ फैक्ट है। आप किस लिए मांग रहे हो कि हमें छोड़ दिया जाए? कि राजनीतिक कार्रवाई चल रही है तो ये भाषण तो चलेगा नहीं। भाई राजनीतिक कार्रवाई हो रही है, उसका कोई प्रमाण तो होता नहीं है कि मुझे चुनाव से रोका जा रहा है।
ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये सारी चीजें कानून, ये कोर्ट के अंदर चलती नहीं है। ये लंबी चौड़ी बातें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? कैन यू क्वांटिफाई इट? क्या आप उसको साबित कर सकते हो, दिखा सकते हो? नहीं। ये बताओ कि तुम्हारे पास दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के पेपर्स कानून बनने से पहले तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? विजय नायर के साथ क्या रिश्ता है? 100 करोड़ रुपए तुमने किसको दिए, कहां से दिए? ये रेड्डी से तुमने 5 करोड़ रुपए घूस क्यों लिया? ये सारी चीजों का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, बेल मिलना नामुमकिन है। जी, आज की आखिरी खबर में बात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयानों की, जिसकी वजह से वो विवादों में घिरे हैं। दरअसल हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके का भारत में विलय होगा। उन्होंने कहा था कि भारत में हो रहे जोरदार विकास को देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उसके पास परमाणु बम भी है जो हम पर गिरेंगे। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे सिपाही रोज शहीद होते हैं लेकिन वो खामोश है। ये भारत के खिलाफ ही क्यों बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी कहते हैं देश जो है एक कंट्री नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है। पुलवामा होता है तो सबूत मांगने लगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कहते हैं कि भाई नहीं, कुछ पत्ते वत्ते गिरे थे। ये पूरा कमाल वही है। आर्टिकल 370 हटाने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई खून की नदियां बह जाएगी, ये तो कभी नहीं होगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। और हाउस पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों ने बयान दिया। तो इन लोगों का पाकिस्तानी प्रेम तो वो साफ साफ दिखता है। लेकिन ये बात कह देना, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में एक ही काम किया है और वो ये कि जो दिल्ली में पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा खाने वाले पत्रकारों ने एक जो हवा क्रिएट कर रखा था कि पाकिस्तान पागल देश है, पाकिस्तान में जो है आर्मी वाले सब पागल है, दिमाग से पैदल है, एटम बम है, भाई उनका तो कुछ नहीं होगा, वो तो मरने को तैयार है, वो हमारे ऊपर मार देंगे, इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती बना करके रखो। ये सब थोड़ी याद है? वो एनडीटीवी का जमाना होता था, तमाम सेकुलर लोग आकर के ज्ञान देते थे कि नहीं वो तो पागल है। भाई पागल है तो पागल का इलाज करना है। 10 साल में पागलपंथी का इलाज हो गया। घुस के मारती है सरकार और वहां जब अभिनंदन पकड़ा जाता है तो थर थर कांपता है वहां का जनरल। एटम बम है उनके पास, गिरा दिया जाएगा। ये सब पता नहीं 70s में जी रहे हैं। वही कांग्रेसी विचारधारा, वही नैरेटिव, वही सारी चीजें। दुनिया कहीं से कहीं आगे चला गया है। आज पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार एटम बम चलाना तो छोड़ दीजिए, भूल चुकी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये लोग खामखा। दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है, वो ये कि ये तमाम इस तरह के सेकुलर लीडर्स ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो गद्दार है। पाकिस्तान के फेवर में बयान दोगे तो वो खुश हो जाएंगे, तुमको वोट करेंगे। और यही वजह है कि चाहे मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो, वो प्रो पाकिस्तानी बयानबाजी करने से कभी हिचकिचाते नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।